हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ECI साइंस और इसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का 5वां चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन, उसका अंतिम टॉपिक साबुन तथा अपमार्जक। तो सबसे पहले देखते हैं साबुन को। साबुन क्या होते हैं? ये दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18, दीर्घ श्रृंखला कितनी? C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। यानी साबुन या तो होगा RCOONA या होगा RCOOK। इसमें R क्या है? R एल्किल समूह है, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 CH2 CH2 और डैश 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 यहाँ तक, और ये COOH। इस तरीके से इसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 12 से 18। तो साबुन क्या है? दीर्घ श्रृंखला वाले, यानी बड़ी श्रृंखला वाले, और श्रृंखला कितनी बड़ी? 12 से 18 कार्बन परमाणु उसके अंदर होने चाहिए, वसीय अम्ल के अंदर। और ऐसे वसीय अम्लों के उदाहरण है पामीटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल तथा ओलिक अम्ल। तो ये 3 अम्लों के उदाहरण दिए गए हैं कि ये दीर्घ श्रृंखला वाले क्या है? वसीय अम्ल हैं, जिनमें 12 कार्बन से 18 कार्बन परमाणु होते हैं। उनके सोडियम और पोटेशियम लवणी क्या कहलाते हैं? साबुन। यानी अपन कह सकते हैं कि या तो RCOONA या RCOOK। ये सोडियम लवण है, ये पोटेशियम लवण है। और किसका सोडियम पोटेशियम लवण? उच्च वसीय अम्ल, जैसे C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले उच्च वसीय अम्लों के क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम लवण। उसके बाद देखें वसीय अम्लों को, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वसीय अम्ल हमारे पास में उच्च वसीय अम्ल, इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ, जब जलीय विलयन के साथ में, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के जलीय विलयन के साथ में गर्म किया जाता है, तो बनता है अपने पास साबुन। और ये क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। तो एक बार फिर से देखें वसीय अम्ल, ये रहा वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल, जिसमें कितने कार्बन परमाणु होने चाहिए? 12 से 18 कार्बन परमाणु वाला उच्च वसीय अम्ल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में साबुन प्राप्त होता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? साबुनीकरण। और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिल जाता है ग्लिसरॉल। तो यहां से ये RCOONA एक ये निकल जाता है, दूसरा RCOONA ये हो गया, और तीसरा RCOONA, यानी 3 RCOONA के अणु, यानी साबुन के अणु निकल जाते हैं। और बच जाता है अपने पास CH2OH, ठीक है, CHOH और CH2OH, ये बन गया ग्लिसरॉल। साबुनीकरण की क्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त साबुन होता है वो सोडियम क्लोराइड मिलाने पर अलग होता है। यानी NaCl जब इसमें मिलाएंगे, इस प्रक्रिया के द्वारा जो अपने को ये साबुन प्राप्त हुआ है, इसके अंदर जब NaCl मिलाया जाता है तो ये साबुन जो है अलग हो जाता है। पोटेशियम लवणों से बने साबुन अधिक मृदु होते हैं। यानी अगर साबुन होता है अपने पास, एक तो RCOONA या दूसरा साबुन होता है RCOOK, तो ये पोटेशियम लवणों से बना है। तो ये पोटेशियम लवणों से बने हुए साबुन जो होते हैं वो ज़्यादा मृदु होते हैं, ज़्यादा थोड़ा कोमल होते हैं। और तो इसका प्रयोग करते हैं हम नहाने के साबुन के अंदर, शेविंग क्रीम के अंदर या शैम्पू के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो पारदर्शी साबुन बना होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे पियर्स है, तो वो साबुन किससे बनता है? ग्लिसरीन का प्रयोग करके उसको बनाया जाता है। तो ये था साबुन की परिभाषा और साबुनीकरण क्या है। आगे देखते हैं कि हम साबुन मृदु जल में किस प्रकार से कार्य करता है और कठोर जल में क्यों कार्य नहीं करता है। अब देखते हैं कि भाई साबुन जो है मृदु जल में तो सफाई कार्य करता है और कठोर जल में नहीं। क्यों ऐसा होता है कि साबुन मृदु जल में सफाई कार्य करता है लेकिन कठोर जल में नहीं? तो उसका जवाब क्या है कि कठोर जल में क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। कठोर जल में किसकी शुद्धि होती है? कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो यहाँ पे होते हैं कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। ये कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं? हमारा साबुन है RCOONA या साबुन है RCOOK, तो ये क्या करते हैं? सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन
इसमें से सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देंगे, ये बना देंगे RCOOCA या RCOOMg। तो ये RCOOCA यानी कैल्शियम लवण है उच्चवसीय अम्लों का, और ये मैग्नीशियम लवण, ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। जब ये जल में घुलते ही नहीं है तो किस प्रकार से साबुन जो है सफाई क्रिया करेगा, तो साबुन सफाई क्रिया नहीं कर पाता और अघुलनशील होने की वजह से ये अवक्षेपित हो जाते हैं। दोबारा समझते हैं कि साबुन मृदु जल में सफाई कार्य करता है लेकिन कठोर जल में नहीं, क्योंकि कठोर जल में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, साबुन के जो सोडियम या पोटेशियम जो भी आयन होते हैं, इन आयनों को प्रतिस्थापित करके और उनकी जगह पे खुद जुड़ जाते हैं और बना देते हैं उच्चवसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम, उच्चवसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, इस कारण सफाई क्रिया नहीं हो पाती और ये अवक्षेपित हो जाते हैं। अब इस समस्या के समाधान कैसे किया जाए, तो इस समस्या के समाधान के लिए अपमार्जकों का प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक क्या होते हैं, ये सोडियम एल्किल सल्फेट, ये सोडियम एल्किल, सोडियम ये एल्किल, आर को एल्किल कहते हैं, और सल्फेट SO3 तो प्लस O तो SO4, तो ये क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। क्या होते हैं ये, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो ये अपमार्जक कठोर जल में भी सफाई कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपमार्जकों में क्या होता है, जैसे ये हमारा अपमार्जक है ROSO3Na। अब कठोर जल में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। तो ये क्या करेंगे, इस सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करके क्या बना लेते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट या सल्फोनेट, ये बन गए Ca, और या बना लेते हैं ROSO3Mg। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट या सल्फेट बना लेते हैं। ये भी लेकिन क्या होते हैं, जल में घुलनशील। ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील। उच्चवसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण तो जल में घुलनशील है, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील नहीं है। इस वजह से साबुन कठोर जल में सफाई क्रिया नहीं कर पाता। लेकिन अपमार्जक में क्या है, इनके सोडियम लवण भी जल में घुलनशील है और कैल्शियम मैग्नीशियम लवण भी जल में घुलनशील है, तो दोनों ही जल में घुलनशील है, तो सफाई क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और सफाई क्रिया आसानी से हो जाती है। तो ये था कि साबुन कठोर जल में सफाई कार्य करता है, जबकि मृदु जल में सफाई कार्य करता है, जबकि कठोर जल में नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि साबुन मृदु जल में ही सफाई कार्य करता है, कठोर जल में नहीं, क्यों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि साबुन कठोर जल में सफाई कार्य नहीं करता, जबकि अपमार्जक कठोर जल में सफाई कार्य करता है, क्यों। तो उस दोनों का आंसर जो है इनसे दिया जा सकता है कि साबुन जो है कठोर जल में इसलिए नहीं करता क्योंकि कठोर जल में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, जो साबुन के सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करके और उच्चवसीय अम्लों के क्या बनाएंगे, सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण, जो जल में अघुलनशील रहेंगे। जबकि अपमार्जकों में क्या होता है, अपमार्जकों में जो सोडियम लवण है, सोडियम है, उसको प्रतिस्थापित करके क्या बनाएंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट या सल्फेट, जो भी क्या होते हैं जल में घुलनशील। इस कारण सफाई क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अब देखते हैं मिसेल निर्माण और साबुन से शोधन क्रिया। तो साबुन के अणुओं को जैसे ही अपन जल में साबुन को काम में लेते हैं, वैसे ही साबुन के अणु जल में आयनित हो जाते हैं। और किस प्रकार से आयनित होते हैं, हमारा साबुन क्या है, RCOONA, तो ये इस तरीके से आयनित हो जाता है, RCOO- प्लस Na+। ये जैसे एक RCOO- है, ये R है पूरा, COO-, ये क्या है, एक RCOO-। तो ये इस तरीके से होता है कि इसके दो भाग होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन भाग है
और दूसरा जो है वो ध्रुवीय भाग है। जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है ये अध्रुवीय होता है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर आवेश है, तो जिसके ऊपर आवेश है वो तो होता है ध्रुवीय, और जिसके ऊपर आवेश नहीं है वो क्या कहलाता है, अध्रुवीय भाग। हाइड्रोकार्बन भाग इसलिए कहा है क्योंकि R जो है वो R क्या है, R है हमारे पास में, R को मैंने तुमसे कहा था R क्या है, CH3 CH2 CH2 ऐसे 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 CH2 ये, और यहाँ पे COO- से ये जुड़ा होगा, तो ये पूरा क्या है, ये R है। तो इसके अंदर बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, हाइड्रोकार्बन भाग। और ये भाग जो है क्योंकि अध्रुवीय है तो ये जल की ओर आकर्षित नहीं होता, यानी जल विरोधी भाग होता है। जबकि ये कैसा भाग है, ध्रुवीय भाग है, इसलिए ये जल से नहीं होता है। जल की ओर आकर्षित कौन सा भाग होता है, जो ध्रुवीय होता है, क्योंकि जल स्वयं ध्रुवीय है। जल कैसे ध्रुवीय है, जल होता है H2O, तो ये कैसे रहता है, H+ और OH- के रूप में, यानी जल क्या है, ध्रुवीय है। तो जल की ओर कौन सा भाग आकर्षित होगा, जो ध्रुवीय होगा, तो ध्रुवीय भाग है ये COO-, तो ये ध्रुवीय भाग है, इसलिए जल स्नेही है। और ये वाला भाग अध्रुवीय है, हाइड्रोकार्बन भाग है, इसलिए ये क्या है, जल विरोधी भाग है। अब मिसेल क्या है, मिसेल देखते हैं। साबुन के अणु चिकनाई या गंदगी के चारों ओर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनका हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की ओर और ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं, मिसेल। तो मिसेल क्या संरचना है, मिसेल वह संरचना है कि जब साबुन के अणु चिकनाई के चारों ओर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनका हाइड्रोकार्बन भाग जो है वो अंदर की ओर और जो ध्रुवीय भाग है वो बाहर की ओर होता है, ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होता है, इसको कहते हैं हमें मिसेल। तो मिसेल संरचना में आपसे पूछा जा सकता है कि मिसेल में कौन सा भाग अंदर की तरफ होता है और कौन सा भाग बाहर की तरफ। तो देखेंगे कि अध्रुवीय भाग है अंदर की तरफ और ध्रुवीय भाग है बाहर की तरफ। अब किस प्रकार से साबुन शोधने की क्रिया करता है तो उसको समझते हैं। जैसे ही अपन किसी भी कपड़े के ऊपर साबुन को लगाते हैं तो कपड़े पे जो गंदगी लगी हुई है, जैसे ये गंदगी लगी हुई है, चिकनाई है, इसको गंदगी कह सकते हैं, या कोई चिकनाई की बूंद है, चिकनाई है, इसके चारों ओर साबुन के अणु इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका जो ध्रुवीय भाग है वो तो बाहर की तरफ होता है, ये ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ है, ध्रुवीय भाग है, और ये अध्रुवीय भाग चिकनाई की तरफ होता है। अब देखें अपने तो अध्रुवीय भाग किसका बना हुआ था, हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इसके अंदर ये चिकनाई को घोल लेता है, ये हाइड्रोकार्बन भाग जो है इस कपड़े की चिकनाई को अपने आप में घोल लेता है। और दूसरा इधर की तरफ जो ध्रुवीय भाग है ये कैसा होता है, जल स्नेही। तो यहाँ पे जो जल के बहुत सारे अणु होंगे, जल के अणु H2O जल के अणुओं की तरफ आकर्षित रहता है, ये वाला भाग जल के अणुओं की तरफ आकर्षित है और ये वाला भाग चिकनाई की तरफ है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है चिकनाई को अपने में घोल लेता है और ये भाग जो है जल की तरफ आकर्षित रहता है। अब सारे के सारे मिसेल कैसे होते हैं, सारे के सारे मिसेल होते हैं ऋणावेशित, यानी समान रूप से आवेशित है, तो ये अवक्षेपित भी नहीं हो पाते। और जब जैसे इस कपड़े को अपन पानी से बाहर निकालते हैं, पानी से बाहर निकालते हैं तो ये वाला सिरा क्योंकि जल के अणुओं से आकर्षित था तो ये मिसेल में जो साबुन के अणु थे ये जल के अणुओं के साथ में चले जाते हैं और यहाँ से जो चिकनाई थी इसने इस हाइड्रोकार्बन भाग ने चिकनाई को घोल लिया था, तो चिकनाई भी किसके साथ चलेगी, पानी के साथ, और हमारा कपड़ा जो है स्वच्छ जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से साबुन से शोधन की क्रिया होती है। एक बार फिर से देख लें कि जैसे ही गंदगी या चिकनाई यानी युक्त कपड़े के ऊपर साबुन को लगाया जाता है तो साबुन के अणु इस चिकनाई के चारों तरफ ऐसे या ऐसे इस तरीके से चारों तरफ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनका अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग होता है अंदर की ओर और ध्रुवीय भाग होता है बाहर की ओर। इस संरचना को क्या कहते हैं, मिसेल। यानी जैसे ही अपन कपड़े के ऊपर साबुन लगाएंगे तो साबुन के अणु मिसेल बना लेते हैं और मिसेल बना करके शोधन की क्रिया करते हैं। तो मिसेल से कैसे करते हैं, मिसेल में जो हाइड्रोकार्बन भाग है ये चिकनाई को अपने में घोल लेता है
और जो ध्रुवीय भाग है वो जल की तरफ आकर्षित रहता है। जैसे ही कपड़े को हम जल से बाहर निकालेंगे तो क्योंकि ये जल की तरफ आकर्षित है तो ये जल के अणुओं के साथ साबुन के अणु भी चले जाते हैं, और साबुन के अणुओं के साथ क्या घुला हुआ था, ये चिकनाई, तो चिकनाई भी पानी में रह जाती है और हमारा स्वच्छ कपड़ा जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये था साबुन और अपमार्जक।